अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फिजियोलॉजी और जो हमारा टॉपिक है वो है एनीमिया। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एनीमिया के टाइप्स, एनीमिया क्या होता है और एनीमिया के सिम्टम्स वगैरह बताए थे। आज वन बाय वन हम लोग एनीमिया के टाइप को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहली टाइप आ जाती है हमारे पास हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेज का वर्ड जिधर भी बच्चे आएगा आप लोगों के माइंड में सडन आना चाहिए कि एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि आपकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाना बॉडी से। ठीक है, अब वो किसी भी वजह से हो सकती है, इंटरनली भी हो सकती है, एक्सटर्नली भी हो सकती है। ठीक है, ये ब्लीडिंग एक एकदम से सडन भी हो सकती है या कोई प्रोलॉन्ग कंडीशन आपकी चल रही है, बहुत लंबे अरसे से कोई आपकी एक्सेसिव ब्लीडिंग चल रही है, उसको हम लोग हेमरेजिक एनीमिया कहेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाती है इसमें डेफिनेशन, एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम बॉडी, आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग का निकल जाना। फर्दर आगे दो में डिवाइड होती है। सबसे पहले आता है एक्यूट और सेकंड आता है आपका पास क्रॉनिक। अब सबसे पहले हम लोग एक्यूट को डिस्कस करते हैं। तो एक्यूट वाली जो बात है वो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि सडन लॉस हो जाता है आपकी बॉडी की, एकदम से होती है। ठीक है, सडन लॉस हो जाता है आपकी बॉडी से क्या, ब्लड का। अभी किसी भी एक्सीडेंट में हो सकती है, उन्होंने एक्सीडेंट का नाम लिखा हुआ है। एक्सीडेंट मतलब ये कि रोड के ऊपर कोई ट्रैफिक, यानी कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो आप लोग को किसी मोटरसाइकिल वाले को हिट कर दिया किसी गाड़ी वाले ने और एकदम से ब्रेन इंजरी हो गई है, उसका हेड जो है वो फुटपाथ पे लग गया है और उसकी क्या हो गई है, बहुत ज्यादा ब्रेन इंजरी हो गई और एक्सेसिव लॉस ऑफ उसका ब्लड हो गया। ठीक है, इसको आप लोग कहोगे सडन लॉस ऑफ ब्लड। जब सडन लॉस हो गया ब्लड का तो नंबर ऑफ आरबीसीज कम हो जाएंगे। जब बच्चे नंबर ऑफ आरबीसीज कम होते हैं तो हमेशा हाइपोक्सिया करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में सारी सर्कुलेशन जो है वो चल रही है, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती। जिधर भी आपकी सर्कुलेशन एक मिनट के लिए या एक सेकंड के लिए भी रुकती है वहां पर बच्चे हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके ब्लड के अंदर आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, आपके पास हीमोग्लोबिन है, आपके पास हर चीज आपके इसमें आपके खून में। तो जिधर जिधर से आपका खून गुजर रहा है वहां वहां वो हर चीज प्रोवाइड करी जा रहा है। लेकिन जहाँ पे आपका खून नहीं गुजर रहा वहां पे क्या हो जाना शुरू हो जाएगी, हाइपोक्सिया। तो जब नंबर ऑफ आरबीसी आपके पास बच्चे कम हो गए हैं तो आपके टिश्यूज, आपके सेल्स को ऑक्सीजन नहीं जा रही सही से और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया। आपकी बॉडी में एक्सेप्ट योर ग्रोथ लेने जो लंबे नाखून होते हैं, इसके अलावा हर पार्ट पे हर जगह आपके क्या पहुंच रहे हैं, सर्कुलेशन पहुंच रही है। ठीक है, अब हाइपोक्सिया हो गया। हाइपोक्सिया जब हो जाता है ना एक्यूट कंडीशन में तो वो आपके बोन मैरो को क्या करता है कि भाई उठो जागो और आरबीसीज बनाओ। हालांकि उस बोन मैरो ने बेचारे ने क्या करना है, फॉर एग्जांपल उसने एक दिन में 100 आरबीसीज बनाने थे और वो उसने बना दिए। उसे नहीं पता था कि इस बेचारे का जाके एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन जब उस बंदे का एक्सीडेंट हुआ और बहुत ज्यादा आरबीसीज, बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो लॉस हो गया, तो अब ये जो हाइपोक्सिया अगर हो रहा है ना बॉडी के अंदर, ये रेगुलेट करेगा, ये जाके कहेगा बार बार आपके बोन मैरो को कि भाई और आरबीसीज प्रोड्यूस करो। ठीक है, और इतनी आरबीसीज उस टाइम इतनी जल्दी प्रोड्यूस नहीं होंगी, इसलिए फिर बॉटल्स वगैरह आपको अरेंज करवानी पड़ती है होंगी। ठीक है, और ये कंडीशन जो होती है ये सब साइड हो जाती है, इनके ठीक हो जाती है आपके 4 to 6 वीक के अंदर, ये इतनी प्रोलॉन्ग नहीं होती। ठीक है, ये तो हो गया एक्यूट। अब आ जाते हैं क्रॉनिक। क्रॉनिक मैंने आपको पहले भी बताया था बेटे, अप टू 6 मंथ इसको कहते हैं, अप टू 6 मंथ कंडीशन। ठीक है, जो आपकी लंबे अरसे तक चल रही होती है और आपको भी पता होता है कि यार मेरा ब्लड लॉस हो रहा है। ठीक है, समटाइम आपको पता होता है और सम कंडीशन में आपको नहीं पता चलता। सबसे पहले लॉस ऑफ ब्लड लॉस इंटरनली एक्सटर्नली दोनों आ सकती हैं। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं पैप्टिक अल्सर, जो कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं पैप्टिक अल्सर के पेशेंट। पैप्टिक का वर्ड जिधर आएगा याद रखना, आपके स्टमक से रिलेटेड है। ठीक है, आपके स्टमक की लाइनिंग जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ये किसी भी वजह हो सकती है। बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल टीबी के पेशेंट, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को एक लॉन्ग टर्म में एंटीबायोटिक दी जाती है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह सब कुछ। वो क्या करती है, वो आपकी टीबी तो खत्म करती है लेकिन आपके स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसको डिस्ट्रॉय करती है। आपके स्टमक की लाइनिंग जितनी कि प्राइडल सेल से मिलकर बनी होती है, दिस इज एन अदर टॉपिक। लेकिन ये जो होता है आपके स्टमक की लाइनिंग को क्या करती है, तबाह करती है और फिर क्या वो होता है अल्सर जख्म बन जाते हैं वहां पे। तो ये होता है पैप्टिक अल्सर। इसमें आपके नंबर ऑफ ड्रॉप्स ब्लड के निकल रहे होते हैं। ठीक है, और ये पेशेंट को पता भी चल रहा होता है वायरस को पेन कॉज हो गया, कुछ खा भी नहीं सकेगा, मिर्च वाले तो स्पेशली स्पाइसी का कोई जंक फूड नहीं खा सकेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में उन्होंने लिखा है कि क्रॉनिक अप टू 6 मंथ में इसमें आपका ब्लड लॉस होता है। अब ये इंटरनली में आ गया है। ठीक है, पैप्टिक अल्सर क्या है, इंटरनल अंदर हो रही है ब्लीडिंग। अब एक्सटर्नली मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी जिसको हम लोग कहते हैं हैवी मेंस्ट्रुएशन, मेनोरेल्जिया। ये मैंने लिखी भी है टर्म, जिसको कहते हैं हैवी ब्लीडिंग इन वुमेन ड्यूरिंग पीरियड्स। ड्यूरिंग पीरियड्स हर मंथ में फीमेल को जितनी की क्वांटिटी में ब्लड निकलना चाहिए वो नहीं निकलता, उसको बहुत ज्यादा सीवियर ब्लड निकलता है। और कॉमनली फीमेल को 80 ml
एक नॉर्मल ब्लड फ्लो होना चाहिए हर पीरियड साइकिल के अंदर, लेकिन इसके अंदर इसको डबल ट्रिपल या ट्वाइस थ्राइस हो सकता है। तो इसको इस कंडीशन को हम लोग एनर्जिया कहते हैं और ये आपकी क्रॉनिक कंडीशन में आ जाता है एक्सटर्नली। ठीक है, अब सेकंड जो आ जाता है वो आपकी आ जाती है पर्ट्यूरा और हीमोफीलिया। पर्ट्यूरा क्या होता है? ये आप नील पड़ जाओ, हम कहते हैं नील पड़े बहुत ज्यादा, ठीक है, पर्पलिश कलर की या ब्लूइश कलर का आपकी बॉडी के ऊपर स्पॉट बन जाता है। वो कैसे बनता है? आपकी जो छोटी छोटी कैपिलरीज या वेसल्स है वो लीक कर जाती हैं। वो छोटा सा होता है, ये इतना मसला नहीं होता है इसका, लेकिन ये एनर्जी अरेस्ट हो जाती है आपकी बॉडी के ऊपर, पर्पल कलर का स्पॉट बन जाता है। इंटरनल ब्लीडिंग, आपके कोई भी वेसल या कैपिलरी लीक होती है तो वो ये कॉज करती है। लास्ट हो जाता है आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक मेडिकल कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि हमें कुछ चोट लगती है तो हमारी वहां पर फौरन ही क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, फिब्रोजिन आ जाता है, आपका फैक्टर 8 आ जाता है, आपका फैक्टर 9 आ जाता है। ठीक है, वो कहते हैं नहीं नहीं हमने तो ब्लड को बॉडी से बाहर नहीं जाने देना, हमने ब्लड को रोकना है। लेकिन हीमोफीलिया एक ऐसी कंडीशन होती है इसमें क्लॉटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब हीमोफीलिया हमेशा हमारे पास दो तरह की होती है, एक ए और एक बी। ठीक है, ए वाले के अंदर आपके पास फैक्टर 8 की कमी होती है, 9 वाले में आपके पास फैक्टर 9 की, बी वाले में 49 की कमी होती है। ठीक है, इस कंडीशन में होता है क्या, आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर से दोनों एब्सेंट होते हैं तो बॉडी में क्लॉट नहीं बनते। अगर कोई चोट लगी है, कुछ भी हुआ तो खून गायब होता रहेगा, कोई फिब्रोजिन नहीं आएगा, कोई फैक्टर 8 कोई फैक्टर 9 नहीं आएगा। जिसमें ब्लीडिंग होती है अगर कोई इंजरी कॉज हो जाए, कुछ छोटी सी भी कट लगे लेकिन काफी खून निकल जाता है। ये थी आपकी फर्स्ट साइड। अब आ जाती है आपकी सेकेंड टाइप, जिसको कहते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक का मतलब जिधर भी आए आपको याद रखना है, आर्टिस्ट इसका टूट जाना, फूट जाना। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में रेसा रेसा हो जाते हैं वो आरबीसीज। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। ये तब होता है जब आपके बोन मैरो जो होता है वो आरबीसीज बनाने में फेल हो जाता है। ठीक है, व्हेन बोन मैरो नॉट मेक आरबीसीज, या तो वो अब दो कंडीशन होती है कि इंट्रिंसिक और एक होती है एक्सट्रिंसिक, ये दो में डिवाइड हो जाता है। एक के अंदर आरबीसीज बनते हैं बिल्कुल नॉर्मल और एक के अंदर आरबीसीज बनते ही नहीं है नॉर्मल। ठीक है, यानी कि आपका जो बोन मैरो है वो फेल होकर आरबीसीज बनाने में अच्छे वाले आरबीसीज को बुरे वाले बनाना शुरू कर देता है। अब इस फर्दर आगे दो में डिवाइड है, इंट्रिंसिक में और एक्सट्रिंसिक में। सबसे पहले आप जो आपका बोन मैरो उसने इंट्रिंसिक में क्या किया, आरबीसीज में डिफेक्ट पैदा कर दिया। आरबीसी आपका सही से नहीं बन रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके आरबीसी ऐसे गोल बने थे, ठीक है, कि उनका नॉर्मल साइज होता तो वो नहीं बनेंगे। ठीक है, अब ये भी एक डिजीज होती है, मैं आगे जाकर आपको बताती हूँ कि अगर आरबीसी आपके सही नॉर्मल शेप में नहीं बनते तो हम उसको क्या कहते हैं। लेकिन अभी आप इंस्टिंक्टिव अगर सुने तो इसमें आपके आरबीसी जो होते हैं वो सही शेप में नहीं बनते। ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इनहेरिटेंस, यानी कि आपके फोर फादर आपके मदर फादर से चलता आ रहा होता है। आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं लेकिन ये जाहिर लंबे अरसे तक नहीं जीते। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक आदमी, हमारा जो नॉर्मल आदमी का लाइफ में होता है वो 120 डेज होता है। 120 डेज के बाद हमारे जो नंबर को आदमी है ना वो बॉडी से खुद निकल जाते हैं और न्यू बन जाते हैं। ये एक नॉर्मल साइकिल है, लेकिन इसमें जब वो बनेगी अब नॉर्मल तो वो 120 डेज तक जिएंगे नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले दूसरी आ जाती है एक्सटेंसिंग। एक्सटेंसिंग में आपके आरबीसी होते हैं वो नॉर्मल बने हुए होते हैं, लेकिन किसी और फैक्टर की वजह से वो तबाह हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। अब वो कोई भी फैक्टर आपकी दवाई हो सकता है, केमिकल हो सकता है, कोई भी एंटीबायोटिक हो सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि आप टीबी के पेशेंट बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स खा रहे होते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स यूज हो रही होती है बहुत ज्यादा कंडीशन में। कैंसर के पेशेंट कीमोथेरेपी के ऊपर होते हैं, उनमें हो सकते हैं, उनमें केमिकल्स भी लग रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स और बहुत चीजें उनको बचाव के साथ हो रही होती है। तो ये वो कंडीशन है जिसमें आपके नॉर्मल आरबीसीज क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ये वो कंडीशन है जिसमें आपके नॉर्मल आरबीसीज बनते ही नहीं। ठीक है, अब मैंने आपको डिजीज बताई थी, यानी कि मैंने आपको कहा था कि एक डिजीज है हमारे पास जिसमें आपके पास आरबीसीज जो होते हैं वो नॉर्मल शेप के नहीं बन रहे, तो डिजीज को कहते हैं हम लोग सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, आपके आरबीसी इस शेप के बने होते हैं, चांद लाइट शेप। ठीक है, क्रिसेंट लाइट शेप के। अब नॉर्मल शेप होती है आपकी, इसको सिकल शेप भी कहते हैं, इसको क्रिसेंट शेप भी कहते हैं। हम लोग आपकी बुक में लिखा है, ये पहले तक नहीं जीते। ठीक है, एनीमिया अगर हो जाएगा जाहिर है जब आरबीसी एक 120 एक अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में निजाम रखा कि 120 दिन तक एक आरबीसी रहेंगे। 120 दिन के बाद आपकी जो स्प्लीन और लिवर जो भी है वो सारे प्रोसेस आरबीसी दोबारा बनेगा, एरिथ्रोपोइसिस होगी आपकी बॉडी में। जब आरबीसी बनेंगी अब नॉर्मल, तो ये 120 दिन तक नहीं जिएंगे।
जिएंगे, मैक्सिमम आपके पास 40 to 50 डेज तक फिर जिएंगे। अब नया साइकिल तो 120 दिन के बाद ही आना था, तो बेटे क्या हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा आपके पास। और ये वाले आरबीसी होते हैं, ये क्या करते हैं, वेसल के स्टक हो जाते हैं, अंदर जम जाते हैं। अब देखो ना, ये वाले जो आरबीसी है, इनकी शेप में वेसल्स के अंदर से आराम से गुजर जाना है, लेकिन जब ये वाले आ जाएंगे तो ये वेसल के अंदर क्या हो जाएगी, जम जाएंगे, जाके स्टक हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो रुक जाएगा आपका सारा, ठीक है, फ्रिक्शन आ जाएगी आपके ब्लड फ्लो में, जिसकी वजह से आपको पेन भी आएगी, ठीक है, और आपका ऑर्गन फेल भी हो सकता है। पहले उसको जब ब्लड फ्लो आगे नहीं जाएगी तो वो सारा फिर जो हाइपोक्सिया नेक्रोसिस का मैंने पीछे प्रोसेस बताया वो सारा हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट आ जाता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें आपकी बॉडी जिनको चाहिए होता है आरबीसी बनाने के लिए कुछ प्रोटीन, कुछ सब्सटेंसेस वो नहीं मिलते उसको, ठीक है, जैसे कि उसको विटामिन सी नहीं मिलता, विटामिन B12 नहीं मिलता, उसको आयरन नहीं मिलता, ठीक है, उसको फॉलिक एसिड नहीं मिलता, ठीक है, तो ये नहीं मिलता। फॉलिक एसिड क्या होता है, फॉलिक एसिड हमारे पास एक केमिकल है कुछ भी आपकी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होता है फॉर वुमेन, ठीक है, और कहते हैं कि अगर मैरिड है तो तब भी फॉलिक एसिड लें, और अगर अभी नॉन मैरिड है और अभी अनमैरिड है, यानी कि और अगर इनकी मैरिड होने वाली है वो, तो उन्हें अपनी शादी से पहले फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए, प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बाकी आपको विटामिन सी, आयरन, B12, फॉलिक एसिड आ जाता है। एरिथ्रोपोइसिन क्या होता है, एरिथ्रोपोइसिन मैंने आपको पीछे भी बताया, आरबीसी का बनने का प्रोसेस आपकी बॉडी में, उसको हम लोग एरिथ्रोपोइसिन कहते हैं। आयरन डेफिशिएंसी दो में डिवाइड, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी सॉरी दो में डिवाइड है, आयरन और एक प्रोटीन। आयरन में वही है कि आयरन जो होता है वो आपके पास आपकी बॉडी में सही से बन नहीं रहा होता, या तो आप उसे अपनी डाइट में सही से ले नहीं रहे होते, ठीक है, या वो आपके इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब नहीं हो रहा। आयरन हमेशा याद रखना है इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब होता है, इसके लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि फैक्टर 8, फैक्टर 9, वो आपके पास फैक्टर्स की कमी हो सकती है, ठीक है, तो फिर जैसे आपका जो आयरन है वो इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब नहीं हो रहा, फिर के थ्रू वैसे ही बाहर निकल जाता है जैसे आप उसको ले रहे हो, ठीक है। लॉस ऑफ द आयरन हो जाता है, मैंने आपको पहले बताया, अगर कोई एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें आयरन ब्लड की सूरत में आपकी बॉडी से बाहर निकल गया, डिमांड आपकी ज्यादा हो गई आयरन की, लेकिन आप उतना आयरन ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन प्रेगनेंसी आपकी डिमांड जो होती है हर चीज की थोड़ी सी डबल हो जाती है, लेकिन आप उतनी लेते नहीं हो, ठीक है, तो उसमें आपका आयरन जो है वो कम हो सकता है। इनटेक वही वाली बात है कि आपको आयरन जितना लेना चाहिए उतना आप नहीं लेंगे। प्रोटीन डेफिशिएंसी में प्रोटीन कम हो जाती है, मेकिंग होती है आपके हीमोग्लोबिन की, वही नहीं सही से हो रही होती है, कम हो जाती है, ठीक है। आरबीसी जो होते हैं वो आपके मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोनिक हो जाते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में अपने बताया था कि इसमें नंबर ऑफ आरबीसी का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है और कलर में चेंज हो जाता है। ये आपकी सारी टाइप्स थी, इसमें हेमरेज आ जाता है, ह्यूमोरेटिक आ जाता है और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं आ जाती।